लड़ाकूपन उनके जीन में। कहते हैं कि माहौल ही वो मूल मंत्र है, इंसान को मजबूत या कमजोर बनाता है। जिस शेख हसीना के पिता ने न सिर्फ अपनी जान पर खेलकर बल्कि अपने खून से ही सींचकर बांग्लादेश को पैदा किया, आज उसी देश ने उसकी बेटी को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। भाई এইদিকে উঠান উঠান উঠান। उस फिल्मी डायलॉग की तरह रहा होगा जिसे हम अक्सर सुनते आए हैं, जिसमें एक तरफ आवाज आ रही होती है कि बस तेरे पास सिर्फ 45 मिनट, अगर खुद को बचाना है तो बचा ले। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। बस यूं समझ लीजिए कि कल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की अब तक की जिंदगी इसी फलसफे की मिसाल है। संघर्ष, सुकून, उतार चढ़ाव, ताकत, कमजोरी, सुख दुख, सत्ता, निर्वासन, खौफ, बेखौफ, शांति, क्रांति, ऐसे ही विरोधाभासों से भरा है शेख हसीना का जीवन। लड़ाकूपन उनके जीन में है। कहते हैं कि माहौल ही वो मूल मंत्र है, इंसान को मजबूत या कमजोर बनाता है। इसलिए हालात चाहे जैसे भी आए, हिम्मत, हौसला और हुनर हार को भी हरा देता है। जरा सोचिए, जिस शेख हसीना के पिता ने न सिर्फ अपनी जान पर खेलकर बल्कि अपने खून से ही सींचकर बांग्लादेश को पैदा किया, आज उसी देश ने उसकी बेटी को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। और वो भी कहां कहां, कब तक दर दर की ठोकरें खाएंगी, इसका तो उन्हें पता भी नहीं है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। 5 अगस्त का दिन शेख हसीना के लिए उस फिल्मी डायलॉग की तरह रहा होगा जिसे हम अक्सर सुनते आए हैं, जिसमें एक तरफ आवाज आ रही होती है कि बस तेरे पास सिर्फ 45 मिनट, अगर खुद को बचाना है तो बचा ले। विडंबना देखिए, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई थी। 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 को जब बांग्लादेश में पहली बार तख्ता पलट हुआ, तो सिर्फ 90 मिनट में शेख हसीना के परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। तब पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उनकी और परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और 5 अगस्त 2024 यानी कल जब बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट हुआ, तो एक गनीमत रही कि शेख हसीना को 45 मिनट की मोहलत तो दे दी गई, और जैसे कहा गया हो कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हश्र तुम्हारे पिता की तरह हो सकता है। और शेख हसीना ने वही किया भी। हालांकि जान तो बच गई, लेकिन आसियां उजड़ गया। लेकिन शेख हसीना का जन्म और पालन पोषण ही ऐसे माहौल में हुआ जहां संघर्ष और चुनौतियां ही जीवन का चरमोत्कर्ष है। तो फिर क्या कहना, मौत को मात देना और जीवन को यूं ही जीना जैसे शेख हसीना की नियति हो। उन्होंने भी जैसे इसी को जीवन सूत्र बना लिया हो। बात उन दिनों से शुरू होती है जब भारत 2 टुकड़ों में बट चुका था, और उसी बटे हुए एक छोटे से टुकड़े पाकिस्तान में आजादी के करीब 1.5 महीने बाद 28 सितंबर 1947 को शेख हसीना का जन्म हुआ। पाकिस्तान का यह हिस्सा तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और यही ढाका के तुंगीपारा में शेख हसीना का जन्म हुआ। पिता शेख मुजीबुर रहमान तब भी पूर्वी पाकिस्तान के भविष्य को लेकर संघर्षरत थे, तो मां बेगम फजिलुत्तेनेस मुजीब ने अपनी बड़ी बेटी शेख हसीना का पूरा ध्यान रखा, क्योंकि शेख साहब तो नेतागिरी के चक्कर में अपने परिवार को बहुत ही कम समय दे पाते थे। समाज और क्षेत्र की बेहतरी के लिए लड़ना शेख का मिशन था, और लगता है कि शेख हसीना अपने पिता के जीवन से कुछ ज्यादा ही प्रेरित थी, और ये प्रेरणा धीरे धीरे उनका जीवन बन गया। चुनौतियों से टकराना उन्होंने परिवार में ही सीखा, और जब घर से बाहर निकली तो ये टकराव और बड़ा होता चला गया। पिता मुजीबुर रहमान बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रवादी नेता थे, और जब भी वो घर पर रहते, शेख हसीना उनके सानिध्य में रहती। तुंगीपारा के प्राइमरी स्कूल से ढाके के अजूमपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करने के बाद शेख हसीना ने ईडन कॉलेज का दाखिला लिया, और फिर यहाँ छात्र संघ की उपाध्यक्ष हुई। यानी राजनीति उनके खून में थी, तो उन्होंने इसे खूब पलने बढ़ने भी दिया। ग्रेजुएशन करने के बाद जब शेख हसीना ने आगे की पढ़ाई के लिए ढाका यूनिवर्सिटी का रुख किया और यहां से बंगाली साहित्य में डिग्री ली,
इस दौरान वो छात्र संघ की महिला विंग की महासचिव चुन ली गई। हालांकि तब यानी 1967 में जब शेख हसीना से 20 साल की हुई तभी उनकी शादी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट M.A. वाजेद मियां से हो गई। लेकिन उनकी पढ़ाई और राजनीतिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा और अब तक सब अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी 1969 आते जाते पूर्वी पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान का झगड़ा विकराल रूप लेने लगा और पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश के लिए आंदोलन शुरू हो गया। तब शेख हसीना की भी सक्रिय भागीदारी रही। पिता मुजीबुर रहमान जब भी जेल गए, शेख हसीना उनसे मिलने जेल जाती और क्षेत्र के हालात और वहां की राजनीति से अवगत कराती थी। साल 1971 ये वो साल था जिसने शेख हसीना उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान या यूं कहें कि पूर्वी पाकिस्तान के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। 26 मार्च 1971 को शुरू हुआ बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का युद्ध 16 दिसंबर 1971 को जब खत्म हुआ तो दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम से एक नए देश का जन्म हो चुका था, जिसकी पैदाइश भारत की देन थी। शेख हसीना समेत पूरे बांग्लादेश और उनकी जनता के लिए कितनी खुशी का पल रहा होगा, इसकी अनुभूति तो वही कर सकता है जो इसका साक्षात गवाह रहा हो। सालों से संघर्षों और चुनौतियों का सामना कर रहे शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के लिए ये पल बेशक अनमोल रहा होगा। और क्यों नहीं, आखिर देखते ही देखते शेख हसीना का परिवार तब दुनिया के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में शामिल हो चुका था। शेख हसीना के लिए ये जिंदगी के सबसे हसीन पल रहे होंगे। सालों के संघर्ष, दुख दर्द और क्रांति के बाद सबसे जीवन में सुख सुकून और शांति के साथ स्थिरता भी आई थी। शेख हसीना अब तक 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी की मां बन चुकी थी। पिता बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में व्यस्त हो चुके थे। इसी बीच शेख हसीना ने अपने पति M.A. वाजेद मियां के पास जर्मनी जाने का फैसला लिया। ये बात 1975 की है। तब जुलाई का महीना था और शेख हसीना जर्मनी जा रही थी और उन्हें छोड़ने के लिए पूरा परिवार एक साथ मौजूद था। उस दिन शेख हसीना बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो उन्हें छोड़ने आए हैं उनसे उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। 15 अगस्त 1975 को पूरी दुनिया तब स्तब्ध रह गई जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 8 लोगों को सेना के एक बागी गुट ने हत्या कर दी। उस दिन भी तख्ता पलट हुआ था। तब शेख हसीना के पिता के साथ उनके 3 भाइयों की भी जान चली गई थी। और इस घटना का जिक्र किए बिना यह कहानी बेमानी और आधी अधूरी रहेगी। दरअसल 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद देश की कमान शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में थी, लेकिन 1975 आते आते सेना के एक हिस्से में मुजीबुर रहमान के खिलाफ असंतोष पनप रहा था, जो 15 अगस्त 1975 को दुनिया के सामने आ गया। तब ढाका में शेख हसीना के परिवार के साथ खूनी खेल खेला गया। तब सेना की एक बागी टुकड़ी ने ढाका में 90 मिनट के अंदर शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की दुनिया मिटा दी। उस समय शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में 3 घर हुआ करते थे और 15 अगस्त की रात को उनके तीनों घरों पर धावा बोलकर सेना के एक गुट ने पहले शेख मुजीबुर रहमान के बड़े बेटे शेख कमाल और उनकी पत्नी, उनके छोटे बेटे शेख जमाल को मारा। बड़े बेटे की जान लेने के बाद हमलावरों ने शेख मुजीबुर रहमान, उनके छोटे बेटे नसीर और सबसे छोटे बेटे रसल को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। रसल तो उस वक्त नाबालिग था, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि शेख के भतीजे और उनके परिवार तक को नहीं बख्शा गया। कहा जाता है कि तब शेख मुजीबुर रहमान पर 18 गोलियां दागी गई थी। यानी ये हमला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका मकसद शेख मुजीबुर रहमान के पूरे खानदान का खात्मा करना था। जैसे कोई ये सोच रहा हो कि आगे फिर इस राजनीतिक परिवार से कोई चुनौती पैदा न होने पाए। आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि तब बांग्लादेश की 2 पार्टियां, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके प्रमुख जियाउर रहमान और बांग्लादेश आवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान हुआ करते थे। लेकिन तब शेख मुजीबुर रहमान के दुश्मनों को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं रहा होगा कि उनकी बेटी आने वाले समय में बांग्लादेश की तकदीर बन जाएगी। जैसा कि 15 अगस्त 1975 को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तब शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना जर्मनी में थी और इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन यह भी सच था कि जिस शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा था, उसकी ही सेना के एक गुट ने पूरे परिवार समेत उनको मिट्टी में मिला दिया
और अगर कोई बचा था तो वो दोनों बेटियां। शायद ये किस्मत ही थी कि दोनों बहनें बच गई थी, नहीं तो जिस तरह से हमला किया गया था और लोगों की चुन चुनकर जान ली गई थी, उससे तो ये तय मानकर चलिए कि प्लान पूरे खानदान का नामोनिशान खत्म करने का था। लेकिन तब शेख हसीना और शेख रेहाना के लिए जिंदगी कितनी कठिन हो चली थी, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जिस पिता और परिवार के साय में उनका पूरा जीवन बीता था, वो एक पल में खत्म हो गया। कहते हैं बांग्लादेश से हजारों मील दूर जर्मनी में जब फोन की घंटी बजी और शेख हसीना को अपने पिता और पूरे परिवार के मारे जाने की खबर मिली तो वो सन्न रह गई। अवाक हसीना के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, वो जैसे शून्य हो गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और हो भी कैसे। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो बांग्लादेश से जर्मनी आई थी और तब तक सब सही सलामत थे और उनको सी ऑफ करने तक आए थे, और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन शेख हसीना के लिए उससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि अब पिता और परिवार का अंतिम दर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वो बांग्लादेश वापस तक नहीं आ सकती थी। कल्पना कीजिए कि शेख हसीना पर तब क्या बीती होगी। लेकिन जैसा कि शेख मुजीबुर रहमान के भारत और उसमें भी नेहरू गांधी परिवार से बहुत मधुर और गहरे संबंध थे, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कारण संभव हो सका था। आखिरकार तब इंदिरा गांधी ने उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया और शेख हसीना 1975 में ही अपने पूरे परिवार के साथ भारत लौटी और दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। एक तरफ पूरे परिवार को खोने का गम था, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में ना जा पाने का जो गम था, उसने शेख हसीना को तोड़कर रख दिया था। पिता शेख मुजीबुर रहमान ने मरते दम तक लड़ते रहने की जद्दोजहद और जुनून ने शेख हसीना में फिर से जीने का जोश भर दिया, और इस जोश को जोशीला बनाने में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बड़ा हाथ था। इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनके परिवार के लिए तब दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक लाजपत नगर की रिंग रोड के पंडारा पार्क के पास एक घर दिलाया, और वो भी वहीं अपने परिवार के साथ रहने लगी। शेख हसीना के लिए वक्त रामायण और महाभारत काल के अज्ञातवास की तरह था। बंगाली वेशभूषा में रह रही शेख हसीना और उनके परिवार के बारे में कोई ये जान नहीं पाया कि वो पड़ोस के देश की सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार की वारिस हैं। करीब 6 साल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारत में अपना नाम और पहचान बदल कर रही शेख हसीना ने यहाँ रहते हुए अपने और बांग्लादेश के भविष्य का खाका खींच लिया था। तब बांग्लादेश में जियाउर रहमान की अगुवाई में सेना का शासन था और जनता के बीच इस शासन के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। इसी बीच भारत में तब राजनीतिक उथल पुथल वाला दौर था। 1977 में इंदिरा गांधी की सत्ता जा चुकी थी, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर पूरी ताकत से सत्ता में वापसी की। यानी लगता है कि शेख हसीना पहले पिता से राजनीति के गुर सीखने के बाद अब बांग्लादेश से निर्वासन के दौरान भारत में इंदिरा गांधी के सानिध्य में रहकर राजनीतिक दांव पेच सीखकर पूरी तरह नेता बन चुकी थी। तभी तो 1981 में भारत में रहते हुए ही उन्हें आवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया और अब उन्होंने बांग्लादेश लौटने का फैसला किया। वैसे भी भारत ने हमेशा अपने दोस्तों और समर्थकों को हौसला दिया है। शेख हसीना को भी हिम्मत मिली। 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौटी तो वहां समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन देश वापसी के कुछ समय बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1981 से 1985 तक ये सिलसिला जारी रहा। तब शेख हसीना की तमाम मामलों में नजरबंदी और गिरफ्तारियां होती रही, लेकिन राजनीतिक रैलियों और जनता के दबाव में आखिरकार 1986 में बांग्लादेश में चुनाव कराना पड़ा और उससे पहले शेख हसीना को रिहा भी किया गया। इस चुनाव में शेख हसीना की आवामी लीग ने करीब 100 सीटें जीती। हालांकि उनकी पार्टी बहुमत से दूर रही, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि आने वाले वक्त में उनके हाथों में ही बांग्लादेश की तकदीर लिखी जानी है। शेख हसीना विपक्ष में बैठी। शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत थी और जगह जगह रैलियां करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें करीब 19 बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऊपर वाले ने उन्हें बचा लिया। एक वाकया तो वाकई बहुत डरावना है। बात 1988 की है। बताते हैं कि तब उनकी कार में ही बम प्लांट कर दिया गया था और वो चक गांव में चुनावी रैली के लिए गई थी, लेकिन संयोग से शेख हसीना बचा दी गई। लेकिन इस हमले में करीब 80 लोगों की जान चली गई। 1991 में एक बार फिर बांग्लादेश में चुनाव हुआ। शेख हसीना को इस चुनाव में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीत गई
और शेख हसीना फिर विपक्ष में बैठी। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में हार से हार मानना शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। आखिरकार वो जिस पिता की संतान थी, उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी, तो फिर बेटी कैसे मानती। आखिरकार संघर्ष और जीतने का जुनून रंग लाया। 1996 के आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी जीती और वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उसकी बांग्लादेश की जिसके जनक उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान थे। यह जीत भारत और बांग्लादेश के संबंधों की भी जीत थी। लेकिन 2001 में जब आम चुनाव हुए तो आवामी लीग हार गई और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी 2/3 बहुमत से सत्ता में आई और आवामी लीग के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। तब शेख हसीना 15 दिनों तक अपने देश लौट नहीं पाई थी। ये दौर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और आवामी लीग के बीच भारी विरोध और कशमकश का था। 2007 में ये और उग्र हो चला था। तब शेख हसीना अमेरिका की यात्रा में गई तो उनकी देश वापसी पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण शेख हसीना को करीब 15 दिन अमेरिका में बिताने पड़े। हालांकि बाद में उन पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा और इसके बाद जब वो बांग्लादेश लौटी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2009 के आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी की जीत हुई। इसके बाद तो उन्होंने जीत की झड़ी लगा दी। 2014 और 2019 में हैट्रिक लगाने के बाद 2024 के आम चुनाव में भी शेख हसीना की पार्टी ने जीत दर्ज की। हालांकि ये जीत काफी विवादित थी क्योंकि मात्र 25% मत पड़ा था और मुझे लगता है कि जिस अतिवाद का उन्होंने विरोध किया था वही शायद वो भी करने लग गई। खैर, सेना की आड़ में आरक्षण के मुद्दों पर छात्रों के आंदोलन की आग ने उनकी सत्ता को जैसे जलाकर खाक कर दिया। वो तो गनीमत है कि 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय दबाव का डर तो नेताओं को देश छोड़ने की मोहलत तो दे ही देता है, नहीं तो इसी दुनिया ने कई बार देखा है जब विद्रोहियों ने खुलेआम सड़कों पर देश के हुक्मरानों को लटका दिया। फिलहाल शेख हसीना कहाँ जाएंगी पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी साइमा वाजेद दिल्ली स्थित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्ट एशियन रीजनल डायरेक्टर है, जबकि बेटा अमेरिका में बिजनेसमैन है। बहरहाल शेख हसीना की जिंदगी शायद उस शायरी की तरह है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो फिलहाल हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? शेख हसीना की किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, बांग्लादेश की किस्मत में क्या लिखा है, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब किस तरीके का मोड़ आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।